हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों पेपर की दो यूनिट खत्म हो चुकी हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 3 आपकी पेपर 1 की यूनिट 3 आज से पेपर 1 में भी शुरू हो रही है। पेपर सेकंड की भी जो क्लास आएगी उसमें यूनिट 3 से ही शुरू करेंगे क्योंकि दोनों यूनिट दोनों पेपर की खत्म हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप शुरुआत से लेकर के सारी क्लासेस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप क्लिक करेंगे सीधा प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल जीरो से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शुरुआत से पूरे सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं आप। यूनिट जो 3 है इसका नाम है विद्यालय प्रबंधन के तत्व, और जो पेपर फर्स्ट है आपका जिसका नाम है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप यानी कि विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन। चलिए तो बात करते हैं, शुरू देखिएगा। इसमें सबसे पहले टॉपिक हमारा आता है स्कूल का अर्थ। बहुत ये थोड़ा बड़ी PDF है 48 पेजेस की, और ये जो PDF नोट्स होते हैं हमारे वो पेड स्टूडेंट्स को बहुत पहले फॉरवर्ड कर दिए गए थे। ठीक है, अगर आप लोग भी चाहें कि आप पेड में जुड़ सकते हैं तो आप हमें तुरंत मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको हम दिए देते हैं 9628182649। ठीक है, 9628182649 इस नंबर पर मैसेज व्हाट्सएप करके आप PDF ले सकते हैं। दोनों पेपर की फीस 200 में कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी यूनिट जो 3 रहेगी, ये पूरा काफ़ी बड़ी यूनिट है इसलिए इसमें टाइम लगेगा। 48 पेजेस की यूनिट है, बहुत बड़ी PDF है इसकी, तो इसको हम लोग 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बड़ी PDF है ये क्योंकि यूनिट ही बड़ी है ये। ओके, तो इस तरीके से चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पेड नोट्स के लिए अगर आप मैसेज करें तो उसमें लिखिएगा CSJM यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर नोट्स। देखिएगा, स्कूल का अर्थ क्या होता है, डिफरेंट स्कूल क्या होता है। संस्कृत भाषा में जो है स्कूल को विद्यालय कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। संस्कृत भाषा में अगर हम बात करें तो स्कूल को विद्यालय कहते हैं। बिल्कुल जड़ से समझते हुए चलिए। विद्यालय बना कहाँ से हमारे, विद्यालय हमारा बना विद्या प्लस आलय से। ओके, विद्या प्लस आलय से यानी कि विद्या का स्थान, विद्या और फिर आलय, आलय का मतलब होता है स्थान। तो विद्या का स्थान, ऐसा स्थान जहां से विद्या मिलती है, जहां से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे विद्यालय कहते हैं। ये तो बात हो गई संस्कृत भाषा में। और अंग्रेजी में विद्यालय को स्कूल कहा जाता है। आप सभी जानते हैं स्कूल, ठीक है, विद्यालय को अंग्रेजी में स्कूल कहा जाता है। स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति थी वह एक ग्रीक शब्द स्कूले से हुई है। इस शब्द का अर्थ होता है अवकाश। शब्द का अर्थ क्या होता है, अवकाश होता है। स्कूले से हुई है और इस शब्द का अर्थ होता है अवकाश। प्राचीन यूनान में इन अवकाश के स्थानों को ही स्कूल के नाम से जाना जाता था। क्या था, प्राचीन यूनान की अगर बात करें तो वहां पे ये जो अवकाश के स्थान हुआ करते थे, उन्हीं के अवकाश के स्थान या स्थल, उनको ही स्कूल के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे ये अवकाशालय ऐसे स्थान बन गए जहां पर शिक्षक किसी निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय के भीतर समाप्त करने लगे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वह जो खाली स्थान हुआ करते थे, अवकाश जिनको बोलते थे अवकाश के स्थान, वहां पर जो शिक्षक थे वो क्या करने लग गए कि एक योजना बना ली, उन्होंने प्लानिंग बना ली कि ऐसा है, एक टाइम रखते हैं कि जो है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, या उन्होंने जो भी रखा हो शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, जो भी टाइमिंग रखी हो, एक निश्चित समय रखते हैं और एक निश्चित पाठ्यक्रम रखते हैं, सिलेबस, कि इतने दिनों में हमको ये चीज, इतनी विद्या ग्रहण करनी है। ठीक है, तो एक निश्चित समय हो गया, तो उसके भीतर एक निश्चित टाइम बना ली उन्होंने और एक निश्चित सिलेबस ले लिया, और उस सिलेबस को पढ़ाने के लिए एक टाइम पीरियड ले लिया कि इस समय के भीतर इतनी चीजें हमको सीख लेनी है। ठीक है, ये उन्होंने सब कंप्लीट कर लिया और उसको एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर खत्म करने का प्रयास किया कि जो भी सिलेबस है उसको टाइम के अंदर उतनी चीजें बच्चों को हम सिखा पाए। अवकाश यानी कि लेजर, स्थान जहां एथेंस के युवक
अपने अवकाश के समय को खेलकूद, व्यायाम एवं युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे। हम शुद्ध भाषा में कह सकते हैं कि ये वो खाली मैदान थे। क्या कह सकते हैं? वो खाली मैदान थे जहां एथेंस के जो युवक हुआ करते थे वो अपना खाली टाइम बिताया करते थे, खेल खेलते कूदते थे ऐसे खाली मैदानों में, व्यायाम करने के काम आते थे ऐसे मैदान, युद्ध के लिए अगर ट्रेनिंग करनी है, प्रशिक्षण करना है तो उसके लिए ये अवकाश स्थान काम आते थे। धीरे धीरे दर्शन और उच्च कक्षाओं के स्कूलों में बदल गए। एकेडमी के सुंदर उद्योगों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से स्कूलों का विकास हुआ। तो इस तरीके से ये स्कूल की हिस्ट्री है कि पहले वो स्थान खाली हुआ करते थे, वहाँ जो एथेंस के युवक हुआ करते थे खाली समय बिताते थे, खेलकूद, व्यायाम हो गया, युद्ध का प्रशिक्षण हो गया। फिर क्या हुआ कि जो शिक्षक हुआ करते थे उन्होंने एक टाइम पीरियड बनाया कि इस समय में हमको इतना चीज़ें सीखनी है, खत्म करना है। इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, विद्यालय का विकास होने लग गया। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आपके J.M. रॉस कहते हैं कि स्कूल वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया है कि समाज में एक व्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसी संस्थाएं हैं स्कूल जिनको सभ्य मानव ने, किसने? सभ्य मानव ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्थापित किया है, भाई सभ्य व्यक्ति ही तो शिक्षा दे सकता है कि समाज में एक व्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले, बालक जो है वो व्यवस्थित तरीके से योग्य बन सके, अच्छे सदस्य बन सके, सच्चे इंसान बन सके। जॉन डीवी कहते हैं कि स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है, ऐसा एक विशेष स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर है जहां बालक के वांछित की दृष्टि से उसी विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। यानी कि बालक के वांछित की दृष्टि से बालक जिस योग्य है, जिस योग्य की शिक्षा उसे देनी चाहिए, जिस लेवल की, उसी के अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग जो है उसको विशिष्ट क्रियाएं करवाई जाने लगी, उसको व्यवसाय की शिक्षा दी जाने लगी कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है, उसी के अनुसार उसे शिक्षा दी जाने लगी। स्कूल की आवश्यकता, नीड ऑफ स्कूल, स्कूल की आवश्यकता क्यों हुई? प्राचीन युग में मानव का जीवन बहुत सरल था, आसान था। ठीक है, कोई झंझट नहीं थी। आज जैसे जितना परेशान आज हम लोग होते हैं, उनका जीवन बहुत सरल हुआ करता था। उस युग में ज्ञान की इतनी वृद्धि नहीं हुई थी जितनी आज हो गई है। आज ज्यादा ज्ञान की वृद्धि हो गई, इसीलिए हर व्यक्ति ज्यादा परेशान भी है, क्योंकि उसको हर एक चीज का ज्ञान हो गया है। और जब तक हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है तब तक हम उसके प्रति चिंतित भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। इसका कारण यह है कि उस युग में मानव की आवश्यकताएं सीमित थी। ठीक है, खाना खा लिया, सो लिया, कपड़े पहन लिए, है ना, काम कर लिया, खा लिया, सो लिया, इतना काम हुआ करता था। फालतू की झंझट नहीं थी कि हमको नौकरी लेनी, सरकारी नौकरी लेनी है, हमको ये करना है, हमको बहुत आगे बढ़ना है, कुछ नहीं था। आराम से 2 रोटी खा के सो जाते थे, काम खत्म। और उन्हें परिवार और अन्य अनौपचारिक साधनों के द्वारा पूरा कर लिया जाता था। परिवार के माध्यम से और जो और अनौपचारिक साधन हुआ करते थे उनके द्वारा उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। किंतु जनसंख्या की वृद्धि एवं जीवन की आवश्यकताओं की बहुलता के कारण धीरे धीरे संस्कृति का रूप इतना जटिल होता चला गया कि उसका संपूर्ण ज्ञान बालक को परिवार और अन्य अनौपचारिक साधनों के द्वारा देना कठिन हो गया। पहले यह था कि जो भी ज्ञान हुआ करता था वो घर के ही बड़े बुजुर्ग बच्चे को दे दिया करते थे और काम चल जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब जनसंख्या की वृद्धि हुई, जीवन में नीड्स बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, तो उनको उन आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए और ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। फिर ऐसा ज्ञान कि जो परिवार उस बच्चे के आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता था, ठीक है, उसको पूरा ज्ञान नहीं दे सकता था, संपूर्ण ज्ञान बालक को परिवार से नहीं मिल पा रहा था, तो वो जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक ऐसी नियमित संस्था की आवश्यकता अनुभव होने लगी जहां इस बच्चे के जो भी इसको जरूरत है, जो भी ज्ञान ये चाहता है, उसको उस संस्था से मिल सके, जो सामाजिक और सांस्कृतिक संपत्ति को सुरक्षित रख सके और उसे विकसित करके भावी पीढ़ी को हस्तांतरित कर सके। ऐसे ज्ञान की उसको जरूरत हुई और ऐसी संस्था की आवश्यकता हुई।
देखिए इस दृष्टि से स्कूल का जन्म हुआ, इसी दृष्टि से स्कूल का जन्म हुआ कि भाई पहले जो परिवार हुआ करते थे, पहले का जो समाज था वो बहुत ही सरल था, जरूरत नहीं थी, धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ी उनकी, और ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता हुई, वो ज्ञान परिवार फुलफिल नहीं कर सकता था, उसको उतना ज्ञान नहीं दे सकता था, इसलिए जो है जरूरत हुई एक ऐसी संस्था की जहां पर बच्चे को जिस ज्ञान की जरूरत है वो ज्ञान उसको वहां से मिल सके और बच्चा क्या करे, डेवलप कर जाए। इस दृष्टि से स्कूल का जन्म हुआ। स्कूल के कार्य क्या हैं? देखिए ब्रू ब्रेकर के अनुसार स्कूल के 3 कार्य हैं। अब इस बात को आप ध्यान रखें कि किसने स्कूल के कितने कार्य बताए हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ब्रू ब्रेकर ने स्कूल के 3 कार्य बताए हैं। एक तो संरक्षण करना बताया है उन्होंने, दूसरा प्रगतिशील कार्य बताया है, तीसरा निष्पक्ष कार्य। ये किसने बताए हैं? ब्रू ब्रेकर ने बताए हैं। स्कूल के 3 कार्य हैं। वहीं पर टॉमसन के अनुसार स्कूल के 5 कार्य हैं। टॉमसन कहते हैं कि स्कूल के 5 कार्य हैं। अब देखिए इन्होंने पहला बताया है मानसिक प्रशिक्षण, मेंटल ट्रेनिंग, चारित्रिक प्रशिक्षण बच्चे को दिया जाए। सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण, किसका? सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण, राष्ट्रीय गौरव एवं देश प्रेम का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का प्रशिक्षण। ये 5 कार्य होते हैं विद्यालय के, टॉमसन के अनुसार, ठीक है। तो इन्होंने इतने ये काम बताए हैं स्कूल के। अब आगे देखते हैं स्कूल के कुछ औपचारिक कार्य भी हैं। औपचारिक कार्य में क्या है? जैसे कि मानसिक शक्तियों का विकास करना। भाई बच्चे की जो मेंटल पावर है उसको डेवलप किया जाए, क्योंकि जो भी शिक्षा हमारी होती है वो हमें जन्मजात मिलती है, बस उसको शिक्षा का काम है उसको बाहर लेकर के आना। ज्ञान तो हमें जन्मजात होता है। स्कूल का प्रथम औपचारिक कार्य बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना है। पहला काम क्या है स्कूल का? औपचारिक कार्य क्या है कि बालक की जो मानसिक शक्तियां हैं, जो मेंटल पावर्स हैं, उनको विकसित करना है, बाहर लेकर के आना है, जिससे वह अपनी स्वतंत्र विचार शक्ति को सोचने, समझने और कार्य करने में सफलतापूर्वक प्रयोग कर सके। उस अपनी विचार शक्ति को सोचने, समझने में, कार्य को करने में सफलतापूर्वक उनका प्रयोग कर सके। इस महान कार्य को पूरा करने के लिए स्कूल जो है वो बालक के सामने ऐसा एटमॉस्फेयर जो है प्रस्तुत करता है जिससे उसमें जिज्ञासा और उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है और वो अपनी आवश्यकताओं, अपनी रुचियों, अपनी योग्यताओं और रुझानों के अनुसार डेवलप होता रहता है। सेकंड वन है गतिशील एवं संतुलित मस्तिष्क का निर्माण करना। क्या? गतिशील और संतुलित मस्तिष्क का निर्माण करना। अब इसमें स्कूल का दूसरा जो औपचारिक कार्य बताया गया, बालक को ऐसा ज्ञान देना है जो स्वयं साध्य ना हो अपितु साध्य को प्राप्त करने का साधन हो। ठीक है, साध्य क्या है? साध्य मतलब ऐसा गतिशील और संतुलित मस्तिष्क जो प्रत्येक कंडीशन में साधनपूर्ण और साहसपूर्ण हो और अज्ञात भविष्य के लिए नए नए मूल्यों का निर्माण कर सके। ये आपका दूसरा औपचारिक कार्य। आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्कूल का जो औपचारिक कार्य है वह है संस्कृति की सुरक्षा, सुधार और इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर देना। स्कूल के कार्य संस्कृति की सुरक्षा, उसमें सुधार और उसे भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करना है। स्कूल का काम क्या है? संस्कृति की सुरक्षा की जाए, जो संस्कृति में गलतियां हो रही हैं उनमें सुधार किया जाए और फिर उन्हीं संस्कृतियों को आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर दिया जाए। अतः स्कूल को चाहिए कि वह संस्कृति की रक्षा करे, सुधार करें और उसे भावी पीढ़ी को विभिन्न सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों के रूप में ट्रांसफर कर दें, हस्तांतरित कर दें, जिससे बालक जो है वह प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभी प्रकार के वातावरण से परिचित हो जाए। ये काम किसका है? स्कूल का है कि वो संस्कृत की सुरक्षा करें, संस्कृत में जहां भी कोई प्रॉब्लम है उसको में सुधार करें और फिर इस पीढ़ी से अगली आने वाली पीढ़ी को वो ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, और बताया गया कि जो बालक है वो प्राकृतिक तरीके से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी प्रकार के वातावरण से बालक को परिचित कराना कि हमारी प्रकृति क्या है, राजनीति क्या है, आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं, समाज क्या है, समाज की संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, ये सभी सिखाना स्कूल का काम है।
फोर्थ वन पॉइंट जो औपचारिक कार्य है विद्यालय का, वो है व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा। स्कूल का जो चौथा कार्य है बालकों को व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा देना। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब है कि बालक के इंटरेस्ट, बालक की रुचि को पहचानना कि बालक किस व्यवसाय में जाना चाहता है, उसी व्यवसाय से संबंधित बालक को शिक्षा दी जाए ताकि बच्चा वह व्यवसाय पूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से सफल पूर्वक उसको कर पाए। उद्योग से संबंधित शिक्षा, बालक कौन सा उद्योग अपनाना चाहता है, किस क्षेत्र में, किस फील्ड में जाना चाहता है, उसी से रिलेटेड उसको शिक्षा दी जाए। यह आवश्यक है कि स्कूल बालकों को व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा प्रदान करे जिससे आगे चलकर वे समाज और अन्य व्यक्तियों पर भार ना बने, खुद अपने पैरों पर खड़े हो पाएं, अपनी जीविका की समस्या को स्वयं ही सुलझा लें। भारत जैसे निर्धन देश में स्कूलों को इस संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि बालक किस फील्ड में जाना चाहता है ना, किस व्यवसाय को अपनाना चाहता है। नागरिकता का विकास करना, बालकों के अंदर नागरिकता के गुणों को विकसित करना है। बालक के अंदर नागरिकता के गुण हो, हम एक अच्छे नागरिक बन पाएं, हम अच्छे नागरिक बन पाएं जिससे वे वर्तमान जनतंत्र के उत्तम और उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बन जाएं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, इस बात को समझने के योग्य हो जाए बालक। इस प्रकार की शिक्षा देना है। एक उत्तम नागरिक को अपने कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य, हमें अपने परिवार के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, देश के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम उसका निर्वहन कर पाएं। हमारे अधिकार क्या हैं, हमें उनका ज्ञान होना चाहिए और उनका उचित प्रयोग करना परम आवश्यक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल को बालकों के समक्ष ऐसा एटमॉस्फेयर प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें रहते हुए उन्हें अपने कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान हो जाए। बात क्लियर हुई। चरित्र का विकास करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा पॉइंट है आपका, ठीक है। स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बालकों का नैतिक और चारित्रिक विकास करना है, ठीक है। नैतिक एवं, अब जैसे कि अगर बात करें प्राचीन युग की, तो प्राचीन युग में क्या था, परिवार और धर्म दोनों संस्थाएं बालकों का नैतिक और चारित्रिक विकास सफलतापूर्वक कर देती थी, ठीक है। चाहे वो धर्म हो या जो है कि परिवार हो, ये सब मिलकर के बच्चों को चरित्र उसको समझाते थे कि चरित्र क्या होता है ना। लेकिन समाज की कॉम्प्लिकेशंस के कारण, जटिलता के कारण इस कार्य को करने में ये दोनों ही संस्थाएं असमर्थ हो गई, चाहे धर्म हो या परिवार हो। ये ऐसी कंडीशन में इस महत्वपूर्ण कार्य को करने का उत्तरदायित्व किसको दिया गया, स्कूल को दिया गया। नैतिक एवं चारित्रिक विकास सामाजिक वातावरण में सामाजिक क्रियाओं के द्वारा ही संभव है। हम नैतिक और चारित्रिक विकास कब कर सकते हैं, समाज में रह करके। समाज में बच्चों को हम उचित चीजें समझा सकते हैं, बेटा ये उचित है, ये अनुचित है, ये तुम सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। ये सब समाज के प्रति, पास पड़ोस के प्रति, इन वृद्ध व्यक्तियों के प्रति तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं, सामाजिक क्रियाओं के द्वारा ही हम उनको समझा सकते हैं। इसलिए स्कूल को चाहिए कि वह बालकों के सामने ऐसा शुद्ध और पवित्र सामाजिक एटमॉस्फेयर प्रस्तुत करे जिसमें रहते हुए वे आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए सामाजिक क्रियाओं में प्रशंसनीय ढंग से भाग लेकर के अपना नैतिक और चारित्रिक विकास कर पाए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्कूल के अनौपचारिक कार्य। क्या आते हैं स्कूल के अनौपचारिक कार्य? क्या होते हैं? इनफॉर्मल फंक्शंस ऑफ स्कूल। अनौपचारिक कार्य में क्या होता है? स्कूल के अनौपचारिक कार्यों का संबंध होता है बालक के शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास। ठीक है, सबसे पहले बात आती है इसमें शारीरिक विकास की। देखिए, शारीरिक विकास, स्कूल का अनौपचारिक कार्य बालक को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाना है। बालक को कैसा बनाना है? बालक कैसा हो? शक्तिशाली हो, स्वस्थ हो, तभी तो उसके शरीर का विकास हो पाएगा। अगर स्वस्थ नहीं रहेगा बालक तो शरीर का विकास नहीं हो सकता। वर्तमान युग में बालकों के स्वस्थ की हीन दशा को देख करके स्कूल को इस कार्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्कूल का संपूर्ण वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें रहते हुए बालक स्वयं ही जो है एक स्फूर्ति अनुभव करते रहे, है ना। समय समय पर उनको जो है शारीरिक शिक्षा और
जो भी स्पोर्ट्स से संबंधित कार्य है, शरीर से संबंधित जो भी कार्य है, मतलब जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, बच्चों को दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, शारीरिक विकास अच्छा हो पाए। सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग। स्कूल का जो द्वितीय सेकंड औपचारिक काम है वो है बालक में सामाजिक भावना को विकसित करना। क्या? बालक में सामाजिक भावना का विकास करना। स्कूल जो है वो समाज का लघु रूप होता है। स्कूल समाज का छोटा रूप कहा गया है क्योंकि समाज बहुत बड़ा है। एक विद्यालय में हम जाते हैं, वहां भी हमें समाज मिलता है, दो अलग अलग धर्म जाति समूह से बच्चे आते हैं, स्टाफ होता है। स्कूल को चाहिए कि वह बालक के सामने छात्र संगठन, समाज सेवा कैंप, सामाजिक उत्सव तथा अभिभावक शिक्षक संघ आदि की व्यवस्था करके बालक में सामाजिक भावना का विकास करे। बालकों में भ्रातृत्व की भावना, सहयोग की भावना, मित्रता की भावना को जागृत करने का प्रयास करे। कौन? विद्यालय। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक जिसको हम इंग्लिश में इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट स्कूल का तीसरा अनौपचारिक कार्य बालक का संवेगात्मक विकास करना है। इसके लिए स्कूल का समस्त वातावरण कलात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कलात्मक। भाई स्कूल में बाग बगीचे होते हैं, फूलों की क्यारियां, प्रकृति होती है, उनकी निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। कक्षाओं के कमरों को भी बालकों द्वारा सुंदर ढंग से सजाया जाए और योग्य जो कलाकार होते हैं उनके द्वारा बालकों को विभिन्न कलाओं की शिक्षा दी जाए। समय समय पर उनको यात्रा पर ले जाया जाए, संगीत सम्मेलन हो, नाटक हो, प्रतियोगिताएं हो, उनके माध्यम से बच्चों के अंदर इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो भी जो है जगाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। बात आती है विद्यालय और समाज के मध्य संबंध। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तो ये आपका यूनिट 3 का पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। और पार्ट 2 आता रहेगा, जल्दी ही मिलते रहेंगे आपको। और क्लास कैसे रही कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमें, मैंने जो नंबर दिया है 9628182649 पर, उस पर मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।